हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछला वीडियोस देखा जिसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। आज हमें अगला टॉपिक है जिसे पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, अभी तक जो पढ़ा उसमें यह पता चला कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपुल के डिफरेंट गोल्स होते हैं और डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका इनकम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकम से ही डेवलपमेंट हो जाए किसी देश का, ये संभव नहीं है। इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको सोचना पड़ता है। अगर किसी देश को कंपेयर करना है आपको, तो और सारे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, जो कि क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट, ये आपको बता पाएगा और एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने दे पाएगा कि ये देश डेवलप्ड है या फिर डेवलपमेंट की यहाँ पे कमी है। देखिए, मैं आज ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और अगर इस ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं, फिर हम इन सारी बातों को और निचोड़ के कंक्लूजन के तौर पे समझेंगे तो बातें अच्छी समझ में आएंगी। आप जरा हमारे साथ देखिए, मैं तीन देश को कंपेयर कर रहा हूं। मेरे पास तीन देश हैं, ध्यान से देखिए। इस टेबल का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका कोई संबंध मिलता है तो वो मात्र संयोग होगा। तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक इमेजिनरी टेबल बनाया हूं जो आपको समझाने के लिए है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो डेटा है, इस डेटा का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आप जरा मेरी बातों को गौर से सुने। देखिए, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है और एक चाइना, तीन कंट्री का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अगर इन सारी बातों को हम भूल जाएं, इन सारी बातों को आप दरकिनार कर दीजिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, 1 लाख रुपए है। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 80,000 रुपए है और चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो 50,000 रुपए है। अब इन्हीं बातों को सिर्फ पर कैपिटा इनकम को बेस लेकर के अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बच्चे, इनमें से कौन सा देश डेवलप ज्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा सर बताओ जरा, बताओ जरा, सर बताओ जरा। अरे मैं ही बता देता हूं, मैं भूल गया, आप सामने तो हो नहीं, जरा ध्यान से देखना। इसमें जो सबसे ज्यादा डेवलप मैं मान रहा हूं उसे मान रहा हूं पाकिस्तान को, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, मैं इसमें कुछ और बातें आपके साथ जोड़ूंगा और उसके बाद पाकिस्तान की अलग बातें, इंडिया की अलग बातें और चाइना की अलग बातें, और उसके बाद आप अपने दिमाग में कंक्लूजन बैठाना कि कौन सा देश अच्छा है, कौन से देश डेवलप्ड हैं, इनके बारे में आप अपने दिमाग से कंक्लूजन निकाल लोगे। सर ठीक है, आप जरा आगे बढ़ो। देखो, मैं बात कर रहा हूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सर ये क्या होता है? देखो, मैं आपके साथ साधारण भाषा में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बात करूं तो देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि 1,000 बच्चों में से, किसी देश में 1,000 बच्चों में से ऐसे बच्चे जो अपनी 1 साल की आयु पूरी नहीं कर पाए, मतलब कि वो मर गए, 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल के अंदर ही अंदर उनकी डेथ हो गई, तो इसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। मतलब बच्चा पैदा हुआ, 1 साल तक नहीं जी पाया। सर 1 साल का मतलब 1 साल नहीं जी पाया, इसका मतलब सर वो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाया? ना बच्चे ना, वो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाया। पहला बर्थडे 1 साल के बाद मनता है। बर्थडे अपना मनाते हो तो जानते हो, पहला बर्थडे या फिर कोई भी बर्थडे हर साल जिस दिन आप पैदा हुए रहते हो उस दिन बनता है। तो अगर मैं बात करूं, पैदा हुआ मान लो कि 1 अप्रैल सन 2018 को और उसकी मृत्यु 31 मार्च 2019 से पहले अगर हो जाती है तो हम इसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें से 100 बच्चे मर जाते हैं। बच्चे देखो, पर कैपिटा इनकम 1 लाख है, इनकम अच्छी है, लेकिन यहाँ पे 1,000 बच्चों में से पैदा होने के बाद 100 बच्चे मर जाते हैं। इससे आप क्या आंकड़ा लगाते हो? सर यहाँ पे तो सर कोई दिक्कत है।
या तो पर्यावरण खराब है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, भूत पिशाच है जिसके वजह से बच्चे मर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, यहाँ पे एक चीज की कमी है, वो है हेल्थ। यहाँ की हेल्थ स्टेटस जो है वो खराब है, इसलिए वो हॉस्पिटल, वो जो डॉक्टर्स वो बच्चे को बचा नहीं पाते और उसकी मृत्यु हो जाती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। वहां पे हॉस्पिटल्स की कमी है। अब जरा पहले की बात मैं आपको बताऊं तो याद करो वो जमाना, आपको न पता हो तो अपने घर में किसी बुजुर्ग से पूछना। एक रोग चला करता था जैसे कि कोलरा, आप पता है ना, कोलरा, हैजा जिसे कहा जाता है, उसमें आपके के गांव तबाह हो जाते थे। और सर इतनी छोटी सी बीमारी और गांव का गांव तबाह मर जाता था। बिल्कुल सही बात। मतलब वो एक छोटी सी बीमारी है जिसे आसानी से 50 से 60 रुपए की दवा में आप क्योर कर सकते हो, लेकिन वो पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि ये कोरोना फेल है बच्चे। कोरोना में तो कुछ दिन जिंदा भी रहते हैं लोग, लेकिन उसमें जो है वो गांव के गांव मर जाया करते थे। एक बार बाहर चलती थी उसकी तो पूरा गांव साफ हो जाता था। सर छोटी सी बीमारी से और इतने लोगों की मौत हो जाती थी। बिल्कुल सही, छोटी सी बीमारी जो कि इतना बड़ा रूप पकड़ लेती थी कि उनमें मृत्यु भी हो जाती थी। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि हेल्थ फैसिलिटी उस समय सही नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं थी। अब जरा ध्यान से देखना, यही पाकिस्तान है, 1000 बच्चों में से 100 बच्चे मर जाते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आया कि यहाँ की हेल्थ स्टेटस जो है वो थोड़ी सी नम है। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आप कंपेयर करो जरा। देखो मैं कंपेयर करता हूँ। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में 1000 बच्चों में से इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो 50, मतलब कि 1 साल की आयु पूरा किए बगैर 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब सर यहाँ पे तो ज्यादा है और यहाँ पे तो कम है। देखिए आप दिमाग में इस बात को रखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप खुद समझदार हो। ज्यादा बच्चे मरते हैं वो अच्छा है कि कम बच्चे मरे वो अच्छा है? नहीं सर, ये तो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जिस परिवार में बच्चे मरते होंगे उस परिवार के गार्जियन, उस परिवार के पेरेंट्स के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी हम समझ पा रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सही। तो जितना कम मरे उतना अच्छा है ना। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो कि इंडिया में सिर्फ 50 बच्चे मर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो 100 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। अच्छा वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना में देखो पर कैपिटा इनकम तो 50,000 है, लेकिन इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, 30। मतलब कि 1000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों की ही मृत्यु होती है। मतलब सर इस आंकड़े को देखने के बाद तो हमें यह लग रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम में भले अच्छा है, लेकिन सर यहाँ पे हेल्थ स्टेटस बहुत बुरा है। और चाइना भले पर कैपिटा इनकम में क्या है, बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ स्टेटस क्या है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हेल्थ स्टेटस के मामले में अगर हम बात करें तो हेल्थ स्टेटस थोड़ा सा कायदे का है। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। आओ जरा और कुछ एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं। अब ध्यान देना, ये तो मॉनेटरी एस्पेक्ट था। अभी हम इसके बाद जिस एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ये सारे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये क्या लिख दिया आपने, जरा फिर से बताओ। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जिस जगह पे लोग रह रहे हैं, जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं, वहां की जो आबादी है वो कितना लाइफ एक्सपेक्ट कर रही है कि हम कितना दिन तक जिएंगे। अब जैसे इंडिया में, तो इंडिया में कोई जीता है 50 साल, कोई जीता है 60 साल, कोई जीता है 20 साल, कोई जीता है 30 साल, कोई जीता है 100 साल। अब ये ऐसे तो आंकड़ा लगता नहीं, अब हम सबका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकल के आया मान लो कि 50 साल। इसका मतलब इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम 50 साल तक जिंदा रहेंगे। हाँ सर, तो इसका मतलब इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है कि आपकी लाइफ आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना दिन तक आप जिंदा रह सकते हो, दैट इज कॉल्ड अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो देखो पाकिस्तान में लोग एक्सपेक्ट करते हैं 65 साल, ऑन एन एवरेज एक आदमी 65 साल तक जिंदा रह सकता है।
अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 70, मतलब एक आदमी ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं 70 साल तक जिंदा रहूंगा। मैं इंडिया में हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं 70 साल तक जिंदा रहूंगा। अच्छी बात है। ये तो सर पाकिस्तान से थोड़ा सा अच्छा ही है। अब देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कम होना अच्छी बात थी, है ना, कम से कम बच्चे मरे, अच्छी बात थी। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ज्यादा होना अच्छा होता है। अब जितना ज्यादा साल तक जियोगे उतना अच्छा है ना, आप उतना प्रोडक्टिविटी देश को दे सकते हो ना। अच्छा, तो यहाँ पे चाइना की मैं बात करूं तो चाइना का 80, तो सर इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी सर चाइना आगे निकल गया। सर यहाँ पे तो 30 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी सर आगे निकल गया, इसका 80 है। वहां के लोग, चाइना के लोग ये देखते हैं कि हाँ हम 80 साल तक जिएंगे। बिल्कुल सही जवाब। अब आगे और सारी बातें देखते हैं, इसका क्या रिलेशन है मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। मैं एक टेबल और एक ओवरव्यू आपके सामने रख रहा हूं जिससे मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट समझाने में आसानी हो। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सही, ठीक है सर। आप आगे पढ़ो। देखो लिटरेसी रेट, सर ये लिटरेसी रेट क्या होता है? सर ये लिटरेसी रेट क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। लिटरेसी रेट जो होता है 7 साल या 7 साल से अधिक का जो भी है, वो किसी एक भाषा को अगर लिखना पढ़ना जानता है तो वो लिटरेट माना जाता है। समझ में आ रही कि नहीं यार बात? मतलब कि 7 साल या 7 साल से अधिक का कोई भी जो एक भाषा को लिखना और पढ़ना जानता हो उसे हम लिटरेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर, लिटरेसी रेट। अब मतलब कि सर यहाँ पे अगर लिटरेसी रेट पाकिस्तान में 64% है तो किसी एक भाषा को, मान लो वहां की भाषा क्या है, उर्दू है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वहां की भाषा उर्दू है, तो उर्दू को 64% लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, लिटरेसी रेट का मतलब ये निकल गया है, बिल्कुल सही। अब देखो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट कितनी है, 64। अच्छा, इंडिया में मान लो इंडिया के लोग हिंदी लिखना पढ़ना जानते हैं तो उसमें 78% लोग, 7 साल से अधिक 78% लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज 7 और एबव आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख भी लेना सर, फिर ठीक है, इसको बनाने से कोई फायदा नहीं, आपके किताब में दे रखा है, मैं तो वो समझा रहा हूँ। इंडिया की बात करें तो 78%, मतलब 78% लोग 7 साल से या 7 साल से अधिक ऐसे लोग हैं जो एक भाषा को लिख या पढ़ सकते हैं। वो कोई भी भाषा हो सकती है, वहां पे उर्दू थी, यहाँ पे हिंदी हो सकती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, चाइना है तो चाइना में 35%, सर यहाँ पे तो पीछे रह गया चाइना, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे चाइना देखो लिटरेसी में पीछे रह गया और यहाँ पे सिर्फ 35% लोग ही जो लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं, 7 साल से अधिक जो है किसी एक भाषा को। वहां की भाषा कुछ और हो सकती है, चाइनीज हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये क्या है, देखो 14 से 15 साल के जो भी बच्चे होते हैं वो अगर उसके माता पिता उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, वो स्कूल में अपना अटेंडेंस देने जाते हैं, स्कूल को अटेंड करते हैं, उसे नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। आपको तो पता है 12 साल 13 साल का बच्चा हुआ नहीं कि भाई साहब उसे काम पे भेज दिया, चाइल्ड लेबर कराने लगे, मिट्टी उठा करके पता चले खेत में फेंक रहा है या फिर खेत पे कोई काम कर रहा है या फिर कहीं कोई काम कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं। वो अगर एजुकेशन अच्छी तरीके से प्राप्त करेगा तभी जब वो स्कूल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो 14 से 15 साल की आयु का जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पेरेंट्स जो है उसे स्कूल भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवर नेट अटेंडेंस। अब अगर बात करें पाकिस्तान में तो सिर्फ 40% लोग ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अच्छा, अगर बात करें इंडिया में तो ये 70%, मतलब 30% अभी भी एक एग्जाम्पल है। मैं इसका ये कोई असली टेबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, ये कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, मेन मकसद ये कॉन्सेप्ट समझाना आपका। अच्छा सर ठीक है, इंडिया जो है वो 70% नेट अटेंडेंस रेशियो है। अच्छा, चाइना की अगर हम बात करें तो 80, यहाँ पे नेट अटेंडेंस 80, मतलब कि 80% बच्चे 14 से 15 साल की स्कूल में जा करते हैं। तो अगर यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो चाइना बेटर है नेट अटेंडेंसी में। चाइना यहाँ पे अगर बात करें तो लिटरेसी रेट में 35% ही है।
अब सर थोड़ा सा ये देखो, मेरा डेटा थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। लिटरेसी चाइना में लिटरेसी कम है ज्यादा है, इस बात को आप ज्यादा गौर मत करो। मैं एक बात आपको ये समझाना चाहता हूँ इस टेबल के माध्यम से, कि यहाँ पे सॉरी ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेते तो अच्छा रहता। लो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा था। फिर आप कहते हैं कि सर इधर नहीं उधर। लो 30 कर दिया, आप वाली हो गई ना, अब तो खुश हो? हाँ सर ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कौन सा देश अच्छा है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर जवाब अब हम कैसे दें? जवाब के आधार पे तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर सबसे अच्छा पाकिस्तान लगा। लेकिन अगर इस पाकिस्तान को हम देखें तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से कम ही है, मतलब 65 साल ही लोग सोच रहे हैं। लिटरेसी सिर्फ 64%, ठीक है, लिटरेसी यहाँ पे सिर्फ 64% है, इंडिया की लिटरेसी 78 है। अब यहाँ पे नेट अटेंडेंस सिर्फ 40 है, यहाँ पे 70 है। तो सर अगर पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरिजन करोगे तो भले पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, आप समझ पा रहे हो ना, जनसंख्या से ही तो आप कैलकुलेट करते हो ना टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन आप कर लो, टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हो तो पर कैपिटा इनकम निकल के आता है। आपको जाहिर सी बात है, एक बात मैथमेटिक्स के हिसाब से भी पता होगी कि अगर डिनोमिनेटर को आप ज्यादा करोगे और यहाँ पे ये न्यूमिनेटर को आप फिक्स रखोगे तो आंसर क्या होता चला जाएगा? छोटा आता चला जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? अगर ये ज्यादा होता चला जाए और ये फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो आंसर क्या आता चला जाएगा? छोटा। जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ 5 है, तो आंसर कितना आएगा सर? 2। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 10 ही छोड़ दूं और यहाँ पे मैं बढ़ा दूं, नीचे वाला कांस्टेंट बढ़ा दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या आएगी, एवरेज इनकम क्या आएगी? कम आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान के मुकाबले क्या है? अच्छा है हमारे यहाँ कम बच्चों की मृत्यु होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारे पास ज्यादा है, उसके अलावा लिटरेसी रेट भी हमारी अच्छी है। इसका मतलब हमारा ये हेल्थ की स्टेटस जो है वो ओवरऑल क्या है? पाकिस्तान के मुकाबले अच्छी है। एक बात दिमाग में रख लीजिए, कि सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी, एक एलिमेंट इनकम को मद्देनजर रख करके आप किसी भी देश को कंपेयर नहीं कर सकते। इस बात को तो आपको समझ में इस टेबल के माध्यम से ही मैंने समझा दिया। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ही हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये देश अच्छा है और ये देश अच्छा नहीं है। उसके अलावा भी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बेटर इन्वायरमेंट हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। तो ये सारी चीजें मिल करके ह्यूमन डेवलपमेंट जनरेट करती हैं। इन सारी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें कवर अप होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी शामिल होता है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट्स तो शामिल होते ही होते हैं, उसके अलावा नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर शामिल होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी थी। सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर यहाँ पे कोई बातें नहीं होती, इनकम के बेसिस पर कोई बातें नहीं होती। इसमें और क्राइटेरिया और चीजें शामिल हैं, जैसे कि वहां का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, बेटर इन्वायरमेंट है कि नहीं है, पॉल्यूशन है वहां पे क्या है, इन सारी चीजों का अगर डेवलपमेंट अच्छा है तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा, डेवलपमेंट ओवरऑल माना जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी। मतलब सर ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। बिल्कुल सही जवाब। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स मॉनेटरी एस्पेक्ट्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ये सारी चीजों को कवर अप करता है। तो ओवरऑल मैंने आपको इतनी सी बात समझाई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें
पीपुल्स की चॉइसेस को इनलार्ज किया जाता है, जिससे कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान जी सके। इनकम ही ज्यादा रहे लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ही खराब हो, लोगों की पॉल्यूशन हो, बेटर इन्वायरमेंट ना मिलता हो, वहां पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा हो, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कम हो, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसमें और कुछ बातें बता देना चाहता हूं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और यहाँ पे ये लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये देखो ये जो आपका IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, ये कवर अप होता है हेल्थ में, कि वहां की हेल्थ स्टेटस कैसी है, हेल्थ स्टेटस कैसी है। और लिटरेसी और नेट अटेंडेंस जो है वो आपकी एजुकेशन में शामिल होती है यही बात ना, एजुकेशन कैसी है तो उसके ऊपर निर्भर करेगा ये, अगर हेल्थ कैसी है तो इसके ऊपर निर्भर करेगा ये। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना, इन्फेंट हेल्थ अगर, हेल्थ स्टेटस अगर बहुत अच्छी हो, ज्यादा हो, अच्छी हो, तो उस केस में आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? तो सर हेल्थ स्टेटस अच्छी है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? कम होगा। रिलेशन देखना जरा, अगर हेल्थ स्टेटस खराब हो तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? हेल्थ स्टेटस अच्छी हो तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होगा, अगर हेल्थ खराब हो हेल्थ स्टेटस तो उस केस में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे मरेंगे। अगर मैं बात करूं हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस अगर अच्छी हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी? अगर अच्छी है तो ज्यादा होगी। और अगर मान लो हेल्थ स्टेटस खराब हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी? तो सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी खराब होगी। वैसे ही एजुकेशन के ऊपर अगर बात करें तो अगर एजुकेशन की फैसिलिटीज अच्छी होगी, जितने विद्यालय होने चाहिए अगर उतने विद्यालय होंगे, तो उस केस में लिटरेसी रेट क्या होगी? जितने टीचर्स होने चाहिए उतने टीचर्स हैं, जितने विद्यालय जितने जिस जिस जगह पे होने चाहिए जितनी मात्रा में होनी चाहिए अगर हैं, तो उस केस में लिटरेसी रेट अच्छी होगी। लेकिन अगर बात करें अगर यही एजुकेशन का सिस्टम खराब होगा, विद्यालय जितने होने चाहिए नहीं होंगे, तो उस केस में लिटरेसी रेट, अटेंडेंसी रेशियो सब क्या होगा? कम होगा। जहां के पेरेंट्स जागरूक होंगे, डेवलपमेंट अपना करना चाहते होंगे, तो वहां पे लोग अपने बच्चों को भेजते होंगे स्कूल, नहीं तो नहीं भेजते होंगे स्कूल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब मैं आपके साथ ये बात कर रहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। मैं होप करता हूं कि आपको ये ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी कुछ और बातें मुझे करनी है आपके साथ, जरा देखते हैं। आइए हम आगे देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने अभी आपसे बात किया, एक तो हेल्थ होता है, दूसरा एजुकेशन होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, तीनों चीजों का कवर अप, मतलब और सारी चीजें होती हैं, बेटर इन्वायरमेंट। लेकिन देखो एक संस्था है यूएनडीपी, यूएनडीपी ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो संस्था है ये सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। इस ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी 1990 में 1990 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। और किसी देश को कैसे हम ये देख सकते हैं कि वहां पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं, इन तीन चीजों की बेसिस पर ये यूएनडीपी अपना रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को वो पब्लिश करती है, तो उसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब कि इन तीन चीजों की बेसिस पर हेल्थ का मतलब वहां की, मैंने आपको समझाया ना उस टेबल के माध्यम से, वहां की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, अच्छी है तो बेटर डेवलपमेंट है, नहीं है तो बेटर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पे, और बाकी सारी चीजें, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इन सब चीज को मद्देनजर रख के, इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रख करके वो क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट में रैंकिंग करती है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। अगर इस समय की बात करें तो आउट ऑफ 189
कंट्रीज अगर आप बात करें, आउट ऑफ 189 हमारा जो इंडिया है वो 129 रैंक पर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129 पे है, मतलब कि हम अभी 129 आउट ऑफ 189 है। आपकी किताब में पुराने आंकड़े हो सकते हैं, इसमें हो सकता है कि ये गिवन हो 188 में से 130 यहाँ पे आपको गिवन हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये जो करंट डेटा है, इस करंट डेटा के हिसाब से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सीक्वेंसिंग होती है कि ये देश अच्छा है, इसके मुकाबले ये बुरा है, ये उससे बुरा है, ये उससे बुरा है, ये सबसे अच्छा है, तो जो रैंकिंग होती है, सीक्वेंसिंग होती है, उस सीक्वेंसिंग को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और ये 3 चीजों के बेसिस पर होता है। 3 चीजों में हेल्थ स्टेटस कैसा है, एजुकेशन कैसी है वहां की, और पर कैपिटा इनकम, इसके बेसिस पर यूएनडीपी आपको जो है रिपोर्ट तैयार करके देती है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करती है। कौन दिया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब पहली बार इसने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था? 1990 में। हमारा क्या है, मतलब ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जिनको आप समझ सकते हो। लिटरेसी रेट क्या है, और ये सारी चीजें आप डेफिनेशन के तौर पे इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें कवर अप कराई हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हाँ सर।